गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे जैव विकास के सिद्धांत, उसी को और आगे पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें हमने लैमार्कवाद और डार्विनवाद को पढ़ लिया था, जिसमें से जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें लैमार्कवाद और डार्विनवाद के जो सिद्धांत थे उनकी तुलना भी हमने कर ली थी। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो डार्विन ने जो भी सिद्धांत दिए उनकी आलोचना किसने की, या फिर उन्होंने उनको अमान्य सिद्ध करने के लिए और कौन कौन से प्रयोग किए। अब हम पढ़ेंगे नव डार्विनवाद, मतलब कि जब डार्विन ने अपने सिद्धांत दे दिए थे तो उसके बाद में जो कुछ वैज्ञानिक और आए थे उन्होंने डार्विन ने जो सिद्धांत दिए थे उनमें से कुछ किस किस को अच्छे से माना, या फिर कौन से सिद्धांत को उन्होंने सिद्ध किया। तो देखो, नव डार्विनवाद के अनुसार 3 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला, ज्यामितीय अनुपात बढ़ने की प्रवृत्ति, मतलब कि जितने भी जीव इस धरती पर प्रेजेंट है उन सभी जीवों का ज्यामितीय अनुपात या फिर उनका जो शारीरिक अनुपात होता है, तो उनका शारीरिक अनुपात बढ़ने की प्रवृत्ति हर एक जीव में होती है। मतलब कि जो हर एक जीव होता है वो क्या करता है, अपने शरीर की आकृति में वृद्धि कर सकता है। उसमें ये प्रवृत्ति जो है वो प्रकृति ने प्रदान की है, तो वो इस प्रकार ये कर सकता है। दूसरा है अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो देखो, जब बहुत सारी जातियां या फिर एक ही जाति के बहुत सारे जीव एक जगह पाए जाते हैं तो क्या होता है कि उन सभी जीवों में अस्तित्व के लिए संघर्ष हो जाता है। मतलब कि उनमें खाने के लिए संघर्ष होगा, रहने की जगह के लिए संघर्ष होगा और जीवन जीने के लिए। क्योंकि अब देखो, जो पृथ्वी है उस पे खाना सीमित है और रहने की जगह सीमित है, लेकिन अगर जीव ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उन सब जीवों में क्या है, आपस में संघर्ष होने लगेगा खाने के लिए और रहने की जगह के लिए। और इसमें फिर वही जीव जीवन यापन कर पाएंगे, या फिर उन्हीं जीवों को बेसिक नीड मिलेगी जो क्या होंगे, दूसरे जीव से ज्यादा शक्तिशाली होंगे या ज्यादा ताकतवर होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट था प्राकृतिक चुनाव, मतलब कि इस पृथ्वी पर वही जीव बचते हैं या फिर वही जीव जिंदा रहते हैं जिनको प्रकृति चुनती है, या फिर जो दूसरे जीवों से संघर्ष करके अपने लिए भोजन और रहने की जगह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि प्रकृति जिन जीवों को चुनती है, केवल और केवल वही जीव क्या है, आगे अपना जीवन यापन कर सकते हैं या फिर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर क्या है, जीवित रह सकते हैं। उसके बाद में जो ये 3 सिद्धांत थे नव डार्विनवाद के लिए, उनको समझने के लिए या उनको सिद्ध करने के लिए क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए। तो सबसे पहले देखो, मेंडल ने प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जो लक्षण होते हैं वो जीन पर निर्भर करते हैं। मतलब कि जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने क्या किया, मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे और उन्होंने फिर ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या फिर माता पिता से उनके संतान में आगे जाते हैं, वो सारे लक्षण जो होते हैं वो उनकी कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जीन, और उन जीनों द्वारा ही क्या है वो लक्षण निर्धारित किए जाते हैं, या उन जीन्स पे ही क्या है वो लक्षण निर्भर करते हैं। मतलब कि अगर वो लक्षण उस जीन में पाया जाएगा तो वो क्या होगा, अगली पीढ़ी में वंशागत हो सकता है, अपने माता पिता से अगली पीढ़ी में जा सकता है। उसके बाद में मॉर्गन ने भी प्रयोग किए थे। तो मॉर्गन ने बताया कि जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन पाए जा सकते हैं। मतलब कि अगर जो हमारे जीन्स है उनमें कोई परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो उन परिवर्तनों को हम बोलेंगे उत्परिवर्तन। और इस उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो जीव होते हैं उनके जीनों की संरचना बदल जाती है, और बदलने के कारण उनके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं या फिर वे लक्षण जो कि जीन्स के अंदर उपस्थित होते हैं वो भी क्या है, कुछ हद तक या फिर कुछ हद तक नहीं, ज्यादातर क्या है उनमें भी विभिन्नता आ जाती है, या फिर वो लक्षण भी क्या है बाद में बदल जाते हैं। तो मेंडल ने और मॉर्गन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, डार्विन के सिद्धांतों को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने अपने प्रयोग किए थे। ये हो गया नव डार्विनवाद। उसके बाद में तीसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे जैव विकास का, ह्यूगो डी व्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो देखो, ये सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ह्यूगो डी व्रिज। उन्होंने ये सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि जितने भी जीव है उनमें क्या है, अनियमित विभिन्नताएं पाई जाती है। मतलब कि उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो क्या है, अनियमित होती है। वो कई जीवों में पाई जाती है, कई में नहीं पाई जाती, कई जीवों में क्या है उत्पन्न हो सकती है।
तो ह्यूगो डी व्रिज ने अपना सिद्धांत या फिर इनका जो जैव विकास का सिद्धांत था, उत्परिवर्तनवाद वाला सिद्धांत, उसको सिद्ध करने के लिए किस पे प्रयोग किए? इवनिंग प्रिमरोज पे। तो इवनिंग प्रिमरोज क्या है? एक फूलों वाला पौधा होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसकी बहुत सारी जातियों का आपस में संकरण करवाया, जिससे क्या है, और संकरण भी क्या है, कई पीढ़ियों तक करवाया उन्होंने। तो जब कई पीढ़ियों बाद उन्होंने पौधों को देखा तो उनको पता चला कि जो नए पौधे हैं, कुछ नए पौधे विकसित हो गए। जैसे किसी में फूलों का रंग चेंज हो गया था, किसी पौधे के तने की लंबाई चेंज हो गई, किसी के पत्तियों का आकार चेंज हो गया। तो ऐसे इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे प्रयोग करके बहुत सारे प्रयोग किए, मतलब कि इस ये जो पौधा होता है, इसके पौधों का आपस में संकरण करवाया और बाद में क्या है, नई पीढ़ियां प्राप्त की। और उन्होंने ऐसा लगातार मतलब कई वर्षों तक किया, जिससे इस पौधे की क्या है, कई सारी पीढ़ियां प्राप्त हो गई। तो जब तक लास्ट स्टेज आई तब तक क्या है, इन्होंने देखा कि कई पौधे तो बिल्कुल ही नए विकसित हो गए थे, और कुछ पौधों में क्या था, कईयों की पत्तियों की आकृति में चेंज हो गया था, किसी के फूलों के रंग में या फूलों की आकृति में, किसी के तने की लंबाई में, ठीक है। तो ये सब चेंजेस जो हो गए, और इन्होंने इन चेंजेस का कारण बताया उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तन या फिर उनके जीन्स में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी ये आकस्मिक विभिन्नताएं हैं वो उत्परिवर्तन के कारण होती है। मतलब कि इन्होंने बताया कि जब किसी भी नई जाति का निर्माण होता है तो उस नई जाति के निर्माण में क्या है, सैकड़ों वर्ष नहीं लगते हैं, या फिर उस जाति का निर्माण धीरे धीरे नहीं होकर अचानक ही हो जाता है, उनमें आकस्मिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। और इन विभिन्नताओं का कारण उन्होंने बताया उत्परिवर्तन, कि वो जो जाति है, उस जाति में जो जीन्स पाए जाते हैं, उन जीन्स की संरचना में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण उस जीव के जो बाह्य लक्षण थे उनमें भी क्या है, परिवर्तन हो गया। क्योंकि जीन्स ही क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेके जाते हैं, और जब जीन्स की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो जीन्स के अंदर जो लक्षण उपस्थित है वो भी क्या है, अलग हो जाएंगे, या उनमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ह्यूगो डी व्रिज ने बताया कि जो भी हमारे जब भी नई पीढ़ी का विकास होता है तो क्या होता है, ये जो विकास है वो सैकड़ों वर्षों में या फिर धीरे धीरे ना होकर अचानक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कई पॉइंट बताए अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। कौन कौन से? इन्होंने बताया कि प्राथमिक जातियों की उपस्थिति, मतलब कि सबसे पहले प्राथमिक जातियां या फिर जिन जातियों से नई जातियां बनेगी तो वो जातियां क्या है, हमेशा उपस्थित होगी। मतलब कि प्राथमिक जातियों की उपस्थिति हमेशा ही मान्य होगी या फिर हमेशा ही वो पाई जाएगी, क्योंकि इन्हीं जातियों से क्या है, आगे नई जातियों का विकास होगा, या तो इनके जीन में उत्परिवर्तन द्वारा या फिर धीरे धीरे करके क्या है, समय के साथ साथ। उसके बाद अगला पॉइंट था उनका कि जो सामान्य जनकों की संतानें होती है उनमें जो अचानक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, कि जो सामान्य जनक होते हैं जब वो अपनी संतानें उत्पन्न करते हैं तो उनकी संतानों में क्या है, अचानक कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, या फिर उनकी जो संतानें होती है वो जनकों से क्या है, कुछ भिन्न होती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वो जो जनक थे उनके जो जीन थे जो क्या करेंगे, उनके लक्षणों को या फिर उनके आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में उनके बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो उनके जीन्स में क्या है, अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सामान्य जनकों की संतानें होती हैं उनमें अचानक परिवर्तन आ जाता है। मतलब या तो उनके बालों का रंग चेंज हो सकता है, उनकी आंखों का रंग, ठीक है, या फिर उनके जितने भी बाह्य लक्षण हैं उनमें परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद कि जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो विभिन्नताएं केवल अकेले लक्षण के कारण नहीं होती बल्कि अनेक सुस्पष्ट भागों में होती है। कि जो विभिन्नताएं जनकों से उनकी संतानों में दिखाई देती है या फिर जो उत्पन्न होती है, तो वो जो विभिन्नताएं है वो केवल क्या है, सिर्फ एक लक्षण के कारण उत्पन्न नहीं होती है। मतलब कि सिर्फ एक ही लक्षण में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या होगा, बहुत सारे सुस्पष्ट भागों में, मतलब कि जो परिवर्तन होगा, जो जनक जीव थे और जो संतति जीव है, मतलब कि जो माता पिता थे और जो उनके बच्चे हैं, उनमें जो विभिन्नताएं, उनके बच्चों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी वो केवल एक लक्षण ना होकर क्या है, बहुत सारे लक्षण हो गए या फिर उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी। अगला पॉइंट था जातियों का निर्माण सैकड़ों वर्षों में नहीं बल्कि अचानक होता है। जो लैमार्क थे और जो डार्विन थे,
उन्होंने क्या बताया था कि नई जातियों का विकास, या जो नई जातियां बनी है वो क्या पुरानी जातियों से बनी है, और नई जातियों के विकास में क्या है बहुत सारे सैकड़ों वर्ष लग गए, कि नई जातियों का जो विकास है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे होता है, वो प्रक्रिया क्या है बहुत ज्यादा जटिल और बहुत ज्यादा धीमी होती है। लेकिन ह्यूगो डी व्रिज ने क्या बताया कि जो नई जातियों का निर्माण है उसमें सैकड़ों वर्ष नहीं लगते हैं, बल्कि नई जातियों का जो विकास है वो क्या है अचानक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो जनक जीव थे उनके जीन में उत्परिवर्तन हो गया, या उनके जीन्स में क्या है परिवर्तन हो गया, जिसके कारण क्या है नए लक्षण उत्पन्न हो गए, और वो क्या है उनकी जो संतानें होगी उसके अंदर दिखाई देते हैं। इस प्रकार क्या है जो नई जातियों का विकास होगा या जो नई जातियों का निर्माण है वो क्या होगा, उसमें सैकड़ों वर्ष ना लगकर वो अचानक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि उत्परिवर्तन प्रत्येक दिशा में होता है। मतलब कि जरूरी नहीं कि जब उत्परिवर्तन होता है तो हमेशा अच्छे लक्षणों का ही विकास हो। कई कई बार क्या होता है कि जीन में उत्परिवर्तन के कारण हानि भी हो जाती है, या फिर जो बुरे लक्षण है उनका विकास भी हो सकता है। मतलब कि जब जीन में उत्परिवर्तन होगा तो उसके लाभ भी हैं और हानि भी है। लाभ क्या है कि नए लक्षण विकसित होंगे, जिससे क्या है नई जातियों का विकास होगा या फिर नई जातियों का निर्माण हो सकता है। लेकिन हानि क्या है कि कई कई बार क्या है जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो सही नहीं होते हैं। ठीक है, वो लक्षण बीज के हो सकते हैं या फिर हानिकारक लक्षण भी पैदा हो सकते हैं उस जाति के अंदर। तो ये सब थे ह्यूगो डी व्रिज के उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत की उन्होंने इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए थे। उसके बाद में हमारा लास्ट सिद्धांत है उत्परिवर्तन का, विजमैन का जर्म प्लाज्म सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया? विजमैन नामक वैज्ञानिक थे। और उन्होंने इस सिद्धांत में क्या किया, जो लक्षण वंशागत होते हैं उन लक्षणों को समझने का प्रयास किया। मतलब कि वे लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या फिर जनकों से उनकी संतानों में जाते हैं, तो वो लक्षण कैसे उनकी संतानों में जाते हैं इस बात को समझने का प्रयास किया विजमैन ने अपने जर्म प्लाज्म सिद्धांत द्वारा। ठीक है, फिर देखो उन्होंने बताया कि इंसानों की कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है या फिर जो जीव द्रव्य पाया जाता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है जनन द्रव्य और दूसरा होता है काय द्रव्य। ठीक है, तो विजमैन ने भी क्या किया कि अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट दिए, जिसमें पहला पॉइंट था जनन द्रव्य और काय द्रव्य। मतलब कि जीवों के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, जो हमारी कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है, उस जीव द्रव्य को उन्होंने क्या है दो भागों में बांटा, एक जनन द्रव्य और दूसरा काय द्रव्य। जिनमें से वो द्रव्य जो कि जनन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता था उनको इन्होंने नाम दिया जनन द्रव्य, और वो वाला द्रव्य जो कि कायिक कोशिकाओं में पाया जाता था उनको नाम दिया इन्होंने काय द्रव्य। तो उन्होंने बताया कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे वो लक्षण किसमें उपस्थित होंगे, केवल और केवल जनन द्रव्य के अंदर। और जो काय द्रव्य है वो क्या करेगा, जो जीव है उसके शरीर की जो संरचना है केवल और केवल, या फिर उसके जो कायिक लक्षण है केवल और केवल उनका निर्धारण करेगा, उनको बनाने में सहायता करेगा। जनन द्रव्य क्या है, जो वंशागत लक्षण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाएगा, और जो काय द्रव्य है वो क्या करेगा, जीव की संरचना को बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट था इनका निर्धारकों की उपस्थिति। तो इन्होंने बताया कि जो जीव का जनन द्रव्य होता है उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिनको इन्होंने नाम दिया निर्धारक, और वो निर्धारक क्या करते हैं कि कौन से लक्षण जनकों द्वारा अगली पीढ़ी में जाएंगे उनका निर्धारण करते हैं। बल्कि जो वंशागत लक्षण जनकों से उनकी संतानों में जाएंगे उन लक्षणों का निर्धारण करेगा निर्धारक, जो कि कहाँ पे पाए जाएंगे, जनन द्रव्य के अंदर। अगला पॉइंट इन्होंने बताया जनन द्रव्य की अविनाशिता, कि जो जनन द्रव्य है उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो अविनाशनीय है, बल्कि वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। तो ये था इनका अगला पॉइंट। अगला था कि केवल जनन द्रव्य में निवेशित होने वाली विभिन्नता ही वंशागत होती है। इन्होंने बताया कि जो विभिन्नताएं या फिर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी नए जीव के अंदर वो क्या है, केवल और केवल उसके जनकों के जनन द्रव्य से ही उसको प्राप्त हो सकती है, या फिर जो विभिन्नताएं केवल उसके जनन द्रव्य में निवेशित होगी या जनन द्रव्य में पाई जाएगी वो ही विभिन्नताएं क्या है आगे वंशागत होती है, मतलब कि दूसरी पीढ़ी में जाती है। अगला पॉइंट था जनन द्रव्य। इन्होंने बताया कि जो जनन द्रव्य होता है वो क्या होता है, ईड्स होता है। ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि जो
किसी भी जीव का जो जनन द्रव्य होता है वो ईट्स का बना होता है, और ये क्या करते हैं, संतति के लक्षणों के विकास के में उत्तरदायी होती है। मतलब कि इन्होंने क्या बताया कि जो जनन द्रव्य होगा किसी भी जीव का वो किससे बना होगा, ईट्स से, और ये ईट्स क्या करेंगे, जितने भी संतति के लक्षण है उन लक्षणों का जो विकास होगा उसके लिए उत्तरदायी कौन होंगे, ये ईट्स। और लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया क्या था कि जो निषेचित अंडा होता है, मतलब कि जो मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से बनता है, उस निषेचित अंडे के अंदर जितने भी ईट्स पाए जाएंगे या फिर जो भी जनन द्रव्य पाया जाएगा वो जनन द्रव्य क्या है, आधा माता से प्राप्त होगा और आधा पिता से, मतलब कि दोनों जनकों का जो जनन द्रव्य है वो समान मात्रा में पाया जाएगा निषेचित अंडे के अंदर। तो ये इन्होंने बताया कि अपना जर्म प्लाज्मवाद सिद्धांत दिया। लेकिन जो विजमैन का जर्म प्लाज्म सिद्धांत था वो क्या था, पूरी तरह से अमान्य था। इस सिद्धांत को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था। वैज्ञानिकों ने मत दिया कि जो भी विजमैन का जर्म प्लाज्म सिद्धांत है ये पूरा का पूरा काल्पनिक है, उन्होंने केवल अपनी कल्पना से इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो अब देखो जैव विकास के सिद्धांत हमने पढ़े। सबसे पहले लैमार्कवाद। लैमार्कवाद में हमने पढ़ा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। मतलब कि कुछ लक्षण जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति से अर्जित करते हैं। जैसे कि उन्होंने जिराफ की टांगों का उदाहरण दिया था कि पहले क्या था, जिराफ की टांगे छोटी थी और उसकी गर्दन छोटी थी। क्यों? क्योंकि उसके जो खाद्य पदार्थ है वो क्या है, उसको जमीन से ही प्राप्त हो जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो जो खाना है वो क्या है, केवल और केवल वृक्षों से प्राप्त होने लगा, और वृक्ष क्या थे, ऊंचे थे, जिसके कारण जो जिराफ है उसको खाना प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा, अपनी आगे वाली टांगों को और अपनी गर्दन को हमेशा ऊंचा रखना पड़ा, जिसके कारण उसकी आगे वाली टांगे और गर्दन क्या है, ऊंची हो गई या उनकी लंबाई में वृद्धि हो गई। और आगे क्या हुआ कि जब अगली पीढ़ियां प्राप्त हुई तो उनमें भी ये लक्षण वंशागत हो गया। ठीक है, ये था लैमार्क का सिद्धांत या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, और लैमार्क ने यह भी बताया था कि जिन लक्षणों का उपयोग जीव ज्यादा करेगा वो मतलब जिन अंगों का उपयोग जीव ज्यादा करेगा वो अंग क्या होंगे, ज्यादा विकसित हो जाएंगे, और जिन अंगों का उपयोग कम होगा जीव के जीवन में या फिर होगा ही नहीं तो वो अंग क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद दिया डार्विन ने अपना सिद्धांत, जिसको हम डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। तो डार्विन ने बताया था अपने सिद्धांत में कि जितने भी जीव इस संसार में पाए जाते हैं वो सब क्या है, उनमें एक तो क्या है, जीवन जीने के लिए संघर्ष होता है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, और दूसरा वही जीव जीवित रहेंगे जिनमें क्या है, जिनको प्रकृति चुनती है। ठीक है, या फिर प्रकृति जिनका प्राकृतिक चयन करती है। और संघर्ष में अंतरजातीय संघर्ष जो कि अलग अलग जाति के जीवों के बीच में हो सकता है, अंतरजातीय जो कि एक ही जाति के जीवों के बीच संघर्ष हो सकता है, और तीसरा पर्यावरणीय जो कि पर्यावरण और जीवों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें पर्यावरण आपदाएं आ जाती है जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा, ठीक है, भूकंप वगैरह आ गए या फिर बादल फटना, तो ये सब। उसके बाद ह्यूगो डी व्रिज ने दिया अपना उत्परिवर्तन सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि जो भी नई जातियों का विकास होता है या जो भी नए लक्षणों का विकास होता है तो उस लक्षणों के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जीन्स। और जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे गुणसूत्र पे। तो अगर जीन्स में कोई परिवर्तन होगा या जीन्स की संरचना में कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो परिवर्तन क्या है, जीव की बाह्य संरचना के अंदर भी दिखाई देता है, या फिर जीव के जो बाह्य लक्षण हमें दिखाई देते हैं उनमें भी क्या है, वो परिवर्तन दिखाई देगा। तो इन्होंने बताया कि जो भी जीव के लक्षणों में भिन्नता आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीवों के लक्षणों में जो भिन्नता आएगी वो किसके कारण होगी, जीन्स में परिवर्तन के कारण या जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण। ठीक है, लास्ट का सिद्धांत था विजमैन का जर्म प्लाज्म सिद्धांत। तो इन्होंने बताया कि जो भी हमारा जर्म प्लाज्म है या कि जो जीव द्रव्य है, ठीक है, जो भी जीव द्रव्य है वो क्या है, जनन द्रव्य और कायिक द्रव्य के अंदर विभक्त है। ठीक है, जिसमें से जो जनन द्रव्य है वो क्या करता है, एक लक्षणों को जनक से या फिर माता पिता से उनकी संतानों के अंदर पहुंचाता है, और जो काय द्रव्य है वो क्या करता है, जीव की शारीरिक संरचना को बनाए रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जैव विकास के सारे सिद्धांत पढ़ लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।